May I come in? Come in. Good afternoon, sir. Good afternoon. बैठिए. Thank you, sir. सपना. Yes, sir. सपना, कोविड के संबंध में हम लोगों को सावधानी तो बरतनी चाहिए. Yes, sir. और इसलिए यहाँ भी सावधानी बरती जा रही है. आपकी कुर्सी 2 गज से ज़्यादा दूरी पे रखी गई है. Yes. मास्क का भी सब लोग उपयोग कर रहे हैं, लेकिन बातचीत में असुविधा होती है, खासतौर पे चश्मा पहनने वालों को. Yes. तो इसलिए मैंने अपना मास्क हटा लिया. आप चाहें तो आप भी हटा सकती हैं. Thank you, sir. अपने बारे में बताइए. सर, मेरा नाम सपना कुमारी सोनी है. मैं बीकानेर ज़िले के श्री डूंगरगढ़ कस्बे की निवासी हूँ. मैंने अपनी माध्यमिक की जो शिक्षा है वो राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय श्री डूंगरगढ़ से की है. मैंने अपनी जो सीनियर सेकेंडरी क्लास है वो ब्राइट फ्यूचर सीनियर सेकेंडरी स्कूल कॉमर्स विषय से की है. और मैंने अपनी जो ग्रेजुएशन है वो कॉमर्स विषय से श्री डूंगरगढ़ महाविद्यालय श्री डूंगरगढ़ से की है. और मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज से की है कॉमर्स विषय में. ये आपके कॉलेज का नाम डूंगरगढ़ महाविद्यालय है और डूंगर कॉलेज है. यस सर. डूंगर का क्या मतलब होता है? सर, हमारे बीकानेर में महाराजा हुए थे, महाराजा डूंगर सिंह जी. उनके नाम पे इनका नामकरण हुआ है. हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन डूंगर का मतलब क्या होता है? सर, डूंगर का शाब्दिक मतलब होता है पहाड़ या जो पहाड़ी होती है ना ऊंची, वो डूंगर का मतलब होता है. अच्छा, तो इसी परिवार के अन्य शब्द कौन सा है? मान लीजिए पहाड़ी को अगर डूंगर कहेंगे तो ऊंचे पहाड़ के लिए कौन सा शब्द है? सर, ऊंचे पहाड़ के लिए पर्वत या फिर शिखर. मतलब डूंगर परिवार का कोई शब्द? सर, याद नहीं आ रहा. एक जिले का नाम भी डूंगरपुर है. यस सर. सर, वहाँ भी ये जो डूंगरपुर जिला बसाया था वो वहाँ के महाराजा थे डूंगर जी. वो उन्होंने अपने नाम पे रखा था वो डूंगरपुर नाम भी. कई नेता अपने नाम पर मूर्तियां बनवाते हैं, किसी इमारत का नाम रख देते हैं, किसी स्टेडियम का नाम रख देते हैं. क्या आपको लगता है कि ऐसी नीति ठीक है? सर, यदि वो जिस इमारत का या जिस स्टेडियम का नाम जिस नेता के नाम पे रखा गया है, यदि वो उनका ड्रीम प्रोजेक्ट कहा जाए तो उनका नाम रखा जाना उचित होगा वहाँ पे. यदि उन्होंने उस चीज़ के लिए प्रयास किए हों और वो सफल हुए हों तो वहाँ पे उनका नाम रखा जाना उचित होता है. जैसे स्टेडियम के नाम भी बहुत सारे क्रिकेटरों के नाम पे रखे जाते हैं, या स्टेडियम की विंग होती है वो बनाई जाती है. तो ऐसा कोई स्टेडियम है जो किसी सीनियर IAS ऑफिसर के नाम पे रखा गया? वो तो इतनी सेवाएं करते हैं देश की. सर, मेरे ध्यान में नहीं है. या राज्य प्रशासन सेवा के कोई ऊंची उपलब्धि वाले प्रशासकों को इस तरह के सार्वजनिक स्थानों पे इज्जत क्यों नहीं दी जाती? सर, स्टेडियम वगैरह में प्रशासकों को स्टेडियम, किसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम रख दीजिए प्रशासक के नाम पर. सर, क्योंकि जो प्रशासकों का मेन रोल होता है वो पर्दे के पीछे काम करना होता है, कि सारी नीतियों में उनकी भागीदारी होती है, पर जो उनकी नीतियों का जो इम्प्लीमेंटेशन या फिर जो अगर नीति सही हो गई तो उसका जो नाम होता है वो मंत्री या फिर जो राजनेता होते हैं उनके नाम पे चला जाता है कि उन्होंने ये किया था. श्रेय नेता ले जाते हैं, काम प्रशासक करते हैं. यस क्या सर. आपको लगता है न्यायोचित है? सर, प्रशासनिक अधिकारी का काम यही होता है कि वो पर्दे के पीछे रह के काम करे. वो अपनी भूमिका वहीं से निभाते हैं. उनकी जॉब के साथ ये ड्यूटी जुड़ी हुई है उनकी. तो आपके साथ अगर ऐसा होगा तो बुरा नहीं लगेगा कि काम आपने किया और कोई स्थानीय नेता जिसमें उतनी पात्रता भी नहीं है वो आपके काम का श्रेय ले जाएगा? सर, यहाँ पे काम करने का मतलब होता है कि आपने जो चाहा वो लोगों को मिला, अपना नाम. ये लगभग वैसे ही हुआ कि घर संभालती औरतें हैं और घर वाला कहते हैं पुरुष को. घर वाला क्या करता है? सर, घर संभालने में तो औरत और जो पुरुष होता है उनकी बराबर भागीदारी होती है. और यदि देश की भी बात की जाए तो राजनेता और जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं उनकी बराबर की भागीदारी होती है. आपने कॉमर्स पढ़ा है, प्रबंधन के सिद्धांत भी आपने पढ़े हैं. संगठन के प्रबंधन के संदर्भ में ऐसे कौन से सिद्धांत आपने पढ़े हैं जो कि प्रशासनिक प्रबंधन में काम आ सकता है? सर, जो मैनेजमेंट है उसमें जो मेन 5 प्रिंसिपल्स होते हैं उनमें प्लानिंग, मतलब प्रशासन के अंदर भी है कि आप अगर कोई भी योजना लगा रहे हो या कोई भी नया काम शुरू कर रहे हो उसमें सबसे पहले आपको प्लानिंग की ज़रूरत होती है. आप प्लानिंग करते हो कि कौन सी मेन फोर्स है जो कहाँ लगाई जानी है. उसके बाद कंट्रोलिंग आता है कि आप उनको कंट्रोल करो, जो आपने प्लान बनाया उसके अकॉर्डिंग सारे लोग हैं या सारे जो रिसोर्सेज है वो काम करें. फिर उसके बाद में स्टाफिंग होती है कि उसके लिए जो सबसे अप्रोप्रिएट लोग हैं उनको ढूंढा जाए और उनकी वहाँ पे नियुक्ति दी जाए. और फिर डायरेक्टिंग आता है
कि उनको डायरेक्ट करो और फिर कंट्रोलिंग कि उनको कंट्रोल करो। कंट्रोलिंग तो आपने दूसरे पैदान पे बता दिया। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और अच्छा, दूसरे नंबर पे ऑर्गेनाइजिंग है। यस यस सर, सॉरी वो थोड़ा मिस्टेक हो गया, क्रम आगे पीछे रह गया, कोई sir. बात नहीं। तो कंट्रोलिंग 5वें पैदान पर है। यस सर। अच्छा, तो कौन सा इसमें कदम ढीला पड़ जाए तो पूरा संगठन चरमरा सकता है? सर यहाँ पे कंट्रोलिंग की बात मैं मानूंगी कि अगर ढीला पड़ जाए, अगर कंट्रोल नहीं हो तो सारे लोग हैं वो अपनी अपनी दिशा में चलने लग जाते हैं, वो एक दिशा में एक मुख होकर काम नहीं कर पाते। स्टाफिंग अगर गड़बड़ हो जाए और कंट्रोल बहुत अच्छा हो तो? सर इसके लिए पहले से प्लान रेडी करना पड़ता है, वर्कफोर्स जो जिस हिसाब से स्टाफ। अगर परीक्षा में नकल की जाए यस सर, या इंटरव्यू में पैरवी सुनी जाए तो प्रबंधन का कौन सा आयाम कमजोर पड़ जाएगा? सर स्टाफिंग कमजोर पड़ जाएगा। यस सर। और अगर निकम्मे लोगों को नियुक्ति मिल गई तो चाहे कंट्रोल जितना भी अच्छा हो, यस सर, क्या संगठन अच्छा काम करेगा? सर मुझे निकम्मे लोग की यहाँ पे जो परिभाषा है इसमें थोड़ा ये होता है कि निकम्मा कोई इंसान नहीं होता। प्रशासन में या कोई भी कहीं भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाने के बाद उसको एक ट्रेनिंग दी जाती है, तो वहाँ उसको उस ऑर्गेनाइजेशन में जैसा काम होता है वैसी ट्रेनिंग उसको मिलती है और उसको थोड़ा बहुत उसके बारे में ज्ञान हो जाता है कि वहाँ पे कैसा काम करना है। अगर वहाँ पे प्रॉपर उसकी कंट्रोलिंग हो जाए तो वो उस काम को कर सकता है, क्योंकि इंसान ह्यूमन एबिलिटीज। इसका मतलब परीक्षा लेकर चयन करने की कोई जरूरत नहीं, किसी भी व्यक्ति को उठा के प्रशिक्षण दे के हम उसे योग्य बना सकते हैं। सर पहले से भी आना चाहिए कि वो जो उसको चीज़ सिखाई जा रही है वो उस चीज़ को समझ सके, उसके अपने अंदर डाल सके। मतलब थोड़ी प्रतिभा होनी चाहिए। यस सर, थोड़ी उसकी रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है सपना। यस सर। आपकी बातें मैं सुन रहा था ठीक से। ये बताइए कि आपने लिखा हुआ है रीयूजिंग वेस्ट मटेरियल्स। यस सर। वेस्ट कहते किसे हैं? सर वेस्ट की परिभाषा सबके लिए अलग अलग होती है। हमारे यहाँ पे कॉमन परिभाषा भी होती होगी कोई? यस सर, कॉमन परिभाषा ये होती है कि वो सामान जो आपके आगे यूज नहीं आएगा वो वेस्ट कहलाता है। ठीक है, तो अभी वेस्ट मैनेजमेंट रूल हमारे यहाँ एक है, क्या है और कब आया है ये? सर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 में आए थे। उसके अंदर ये कहा गया था कि जो भी कंपनीज है, वो जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बढ़ा दिया गया था कि आप एक निश्चित अनुपात या निश्चित मात्रा में आप अपना जो भी आपके प्रोडक्ट से जो भी कचरा निकल रहा है आप उसको वापस कलेक्ट करोगे। और उसके अलावा सार्वजनिक जगहों पे जैसे नदी है, नाले हैं, वहाँ पे कचरा फेंकने से मनाही कर दी गई थी और कचरे को जलाने पे भी वहाँ पे पाबंदी लगा दी गई थी। और जो प्लास्टिक्स होती है उसकी एक मोटाई निर्धारित कर दी गई थी कि इससे पतली जो प्लास्टिक है वो बाज़ार में नहीं आनी चाहिए। उसका वो अगर प्लास्टिक बहुत ज़्यादा पतली होती है तो वो रिसाइकल नहीं हो पाता वो प्लास्टिक, और अगर थोड़ी सी मोटी एक निश्चित मोटाई में होती है तो उसका रिसाइकलिंग हो जाती है। कितनी मोटाई होती है? सर 50 माइक्रोन। 50 माइक्रोन। यस सर। अच्छा ये बताइए कि आपने अभी तक कौन सा वेस्ट मटेरियल यूज़ किया है और उससे क्या बनाया है आपने? सर मैं तो ज़्यादातर मेरे घर से जो मटेरियल्स निकलते हैं मैं उन्हीं का यूज़ करती हूँ। जैसे घर पे सबसे ज़्यादा मटेरियल निकलता है या तो प्लास्टिक के डब्बे वगैरह या फिर कपड़े जो पुराने हो जाते हैं जो पहने नहीं जाते। तो कपड़ों का तो हम सीधा यूज़ करते हैं कि उनके हम लोग थैले बना लेते हैं, मार्केट वगैरह जाते हैं तो वहाँ यूज़ आ जाते हैं, या फिर उन्हीं कपड़ों से डोरमेट या फिर गद्दी बना ली जाती है ताकि बैठने के काम आ जाए। और जो प्लास्टिक के डिब्बे होते हैं उनमें हम लोग थोड़े बहुत मिट्टी और खाद डाल के उनमें प्लांट्स वगैरह लगा लेते हैं। कौन से प्लांट्स लगते हैं उसमें? सर छोटे मोटे जैसे पुदीने के जो छोटी मोटी होती है ना, हर्ब्स होती है, वो लग जाती है उसमें। अच्छा ये बताओ कि जो वेस्ट मैनेजमेंट रूल, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 आया था, तो क्या हमारा वेस्ट मैनेज हो रहा है ठीक से, प्रॉपर तरीके? कितना वेस्ट निकलता है भारत में पूरा? सर मैं उसमें श्योर नहीं हूँ, बट 172 या 162 मिलियन टन निकलता है सॉलिड। सर एनुअल 172 मिलियन टन सॉलिड वेस्ट या प्लास्टिक? सर सॉलिड वेस्ट पूरा एक साथ ही, जिसमें प्लास्टिक भी आता है। और केवल प्लास्टिक कितना निकलता है लगभग? सर प्लास्टिक का आइडिया नहीं है। तो उसमें कितने का रिसाइकलिंग हो जाता है हमारे देश में? सर रिसाइकलिंग की बात की जाए तो 20 या 30% ही रिसाइकल होता है, बाकी सारा यूं ही पड़ा रहता है। तो इतना रूल बनाने का क्या फ़ायदा हुआ जब हो ही नहीं पा रहा है? तो सर अवेयरनेस होनी बहुत ज़रूरी है इसमें, कि अगर रूल्स बन रहे हैं तो लोगों को अवेयर करना बहुत ज़रूरी है कि जो प्लास्टिक है वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। तो क्यों, कैसे होगा अवेयरनेस? आपने अवेयर करने का प्रयास किया अपने क्षेत्र में लोगों को? सर हाँ, शुरुआत घर से ही होती है। मैंने हमारे घर पे बहुत कम कचरा निकलता है, ये प्लास्टिक वगैरह सारा, और आसपास में भी बहुत से लोग होते हैं जिनको समझाती हूँ मैं खुद कि ये जो सारी ये प्लास्टिक वगैरह है इसको कम से कम यूज़ करना चाहिए,
ताकि हमारी गली भी साफ़ सुथरी रहेगी, हमारा इलाका साफ़ सुथरा रहेगा और साथ में हम पर्यावरण के प्रति भी अपनी जो जिम्मेदारी है वो निभा पाएंगे। ठीक है, ये बताइए बीकानेर में कोई हवाई अड्डा है? यस सर। कौन सा है? सर नाल में है। क्या नाम है? सर नाल हवाई अड्डा ही है। अच्छा, नाल का मतलब क्या हुआ? सर नाल वहाँ का एक गांव है, नाल वो तो गांव के नाम पर ही रखा गया? यस सर। मान लीजिए आपका कोई मित्र आता है आपके पास या आती है सहेली आपकी और वो कहती है कि कहीं उसको जाना था, बीच में 24 घंटे का अचानक से ब्रेक मिल गया, अब 24 घंटे आपके साथ वो बिताना चाह रही है और कह रही है कि मुझे राजस्थान घुमाओ, तो आप बीकानेर से शुरू करके क्या क्या चीज़ें उसको दिखाना चाहेंगी ताकि 24 घंटे बाद आकर अपनी वह फ्लाइट पकड़ सके और जा सके? सर मेरी सहेली मुझे बोलती है कि राजस्थान घुमाना है, बहुत अच्छी बात है कि मैं उसके लिए टूरिस्ट गाइड बनूंगी, पर मैं उसके इंटरेस्ट जानना पहले पसंद करूंगी कि उसको। तो वो कह रही है हमें कुछ पता नहीं है, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, तुम राजस्थान के बारे में मैंने खूब सुन रखा है। यस सर। तुम बताओ, घुमाओ। तो सर मैं उसको राजस्थान की जो बहुत ज़्यादा फेमस चीज़ें हैं वो दिखाना पसंद करूंगी। जैसे सबसे पहले तो मैं अपने बीकानेर के ही करणी माता के मंदिर उसको लेके जाऊंगी, ठीक है, जो कि चूहों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। फिर बीकानेर से हम लोग चलेंगे जैसलमेर की साइड। जैसलमेर में जो तनोट माता का मंदिर है, सेना जो भारतीय बीएसएफ जवानों की देवी कहलाती है। फिर वहाँ से हम जोधपुर जाएंगे, मेहरानगढ़ मैं उनको घुमाऊंगी। ठीक है। और फिर उसके बाद में हम उदयपुर वाली साइड, जो दक्षिण राजस्थान है उधर वाली साइड, उदयपुर की जितनी भी झीलें हैं जो बहुत फेमस है वो घुमाऊंगी। फिर चित्तौड़गढ़ का किला जो भूल ही नहीं सकते। आपको लगता है कितनी सारी चीजें 24 घंटे में आप दिखा देंगे, उसको घुमा देंगे? सर थोड़ा बहुत अगर वो मतलब बीकानेर से शुरू करके यात्रा जैसलमेर जोधपुर होते हुए उदयपुर तक 24 घंटे में घुमा देंगी आप? सर 24 घंटे में फिर रात भी आ जाती है, 12 घंटे वहाँ खराब हो जाते हैं। वही तो बात है ना। यस सर, यस सर। आप तो पूरे राजस्थान के भ्रमण पे निकल गई। सॉरी सर। अच्छा, बीकानेर में जो करणी माता का मंदिर है तो वहाँ पर चूहों की क्या खासियत है, क्यों इतने चूहे पाए जाते हैं? कोई ब्रीडिंग ग्राउंड है चूहों का या क्या है? सर वहाँ पे चूहों को मारना तो अलाउड है नहीं, इसीलिए। और उसके अलावा वहाँ पे चूहों के पनपने की मेन ये है कि उनके लिए प्रसाद अलग से या उनके लिए खाना अलग से बनाया जाता है, तो उनको खाने के लिए अच्छी सी सुविधा मिल जाती है। उसके अलावा चूहों को मारा नहीं जाता वहाँ पे, इसीलिए वो। करणी माता की ख्याति क्या है, क्या प्रसिद्धि का कारण क्या है? सर करणी माता ने बीकानेर के जो राठौड़ जो राजवंश है उनको उनके आशीर्वाद से ही जो राठौड़ का राजवंश है वो स्थापित हुआ था बीकानेर वाला, उनकी ये ख्याति। तो सिद्धपीठ है? सर वो मैं श्योर नहीं हूँ। तनौट माता सिद्धपीठ में आती हैं? सर इसके बारे में सिद्धपीठ का नाम सुना है आपने? यस सर। या शक्तिपीठ का नाम सुना है आपने? यस सर। कितने शक्तिपीठ है भारत में? सर भारत में 4 कहे जाते हैं सर, मेन शायद 4 ही हैं सर, मैं श्योर नहीं, पढ़ा हुआ नहीं है इसके बारे में। अच्छा, बीकानेर का क्षेत्रफल कितना है सपना? सर 30,247 स्क्वायर किलोमीटर। और इसका अभी जो 2001 से 11 के बीच में पॉपुलेशन ग्रोथ रेट था डिकेड, तो वो कितना था, कितनी जनसंख्या बढ़ी है? सर जनसंख्या सर ये नहीं पढ़ा। बीकानेर के कलेक्टर कौन है? निमित मेहता। और आपके क्षेत्र के जो एसडीएम है वो कौन है? कितने तहसील हैं बीकानेर में? सर तहसील 9 है। तो आपके तहसील के एसडीएम कौन है? सर दिव्या चौधरी। अच्छा, आपका इंटरेस्ट वेस्ट मटेरियल को यूज़ करना है, तो वेस्ट मटेरियल को यूज़ करने के लिए अवेयरनेस के अलावा गवर्नेंस के लेवल पर और कौन कौन से प्रयास किए जाएंगे तो ये ज़्यादा बेहतर होगा, साबित होगा? सर अवेयरनेस के अलावा लोगों को वेस्ट मटेरियल है जो रीयूज़ करना सिखा सकते हैं हम लोग, उनको तरीके बता सकते हैं। तो क्या जो एजुकेशन पॉलिसी हमारी आई है इसमें ऐसा कोई प्रावधान है? सर एजुकेशन पॉलिसी में वोकेशनल कोर्सेज और वोकेशनल स्टडी है उस पर ध्यान दिया गया है 6ठी क्लास के बाद में, कि अगर बच्चे अपने स्थानीय लेवल पे कुछ करना चाहें तो उनको स्थानीय लेवल पे ही इंटर्नशिप करवाई जाएगी और वो आगे अपना रोजगार का साधन तो इस तरह की चीज़ें शामिल की जा सकती हैं। यस सर। ठीक है सर। सपना, यस सर। आप कॉमर्स ग्रेजुएट हैं, है ना? यस सर। आप बताएंगे प्लान और स्ट्रैटेजी में क्या फ़र्क है? सर प्लान और स्ट्रेटेजी सर मैं इसमें श्योर नहीं हूँ, पर मैं कोशिश करना चाहूँगी इसमें। अगर आप चाहेंगे तो मैं हिंदी अनुवाद भी कर दूंगा इसका। नहीं सर, ये मैं कंफर्टेबल। जी बताएं। सर स्ट्रेटेजी थोड़ी ब्रॉड टर्म होती है जिसके अंदर बिल्कुल छोटी छोटी जो बारीकियाँ होती है वो भी शामिल होती है, और प्लानिंग होती है वो ओवरव्यू होता है कि हमें यहाँ से यहाँ तक पहुँचना है। स्ट्रेटेजी में यहाँ से यहाँ तक कैसे पहुँचेंगे वो सारी बारीकियाँ उसमें होती है। ठीक, तो लॉन्ग टर्म कौन सी होती है, प्लान या स्ट्रैटेजी? सर लॉन्ग टर्म प्लान होता है। अच्छा, तो मैं ये कहूँ कि स्ट्रैटेजी प्लान का सबसेट होता है, तो ये गलत होगा या सही होगा? सर सही होगा, क्योंकि प्लान को इम्प्लीमेंट करने की या प्लान को आगे बढ़ाने के लिए ही स्ट्रेटेजी बनाई जाती है। अगर हम प्लान और स्ट्रैटेजी की ही बात करें तो डेवलपमेंट और ग्रोथ
तो दोनों में से किसको आप प्लान कहेंगे, किसी को आप स्ट्रेटजी कहेंगे? विकास और समृद्धि। यस सर, यस सर जी, यस सर। सर मैं प्लान कहूँगी ग्रोथ को और मैं स्ट्रेटेजी कहूँगी डेवलपमेंट को। दोनों में अंतर क्या होता है? सर ग्रोथ मीन्स होता है कि खाली मनी के टर्म्स में जीडीपी का बढ़ना, और डेवलपमेंट साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, एजुकेशन, इन पे अगर ये भी चीज़ें साथ में बढ़ रही है, लोगों को रोजगार मिल रहा है, शिक्षा मिल रही है, तो वो डेवलपमेंट हो जाएगा। भारत की लगातार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में जो अंक तालिका में जो सुधार देखने को मिल रहा है, तो इससे हमें ग्रोथ देखने को मिलती है या डेवलपमेंट देखने को मिलता है? सर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आपने सुना है उसका? यस सर, यस सर जी। व्यापार में सुगमता जो सूचकांक है, उसमें हमारी जो सूची है उसमें बहुत सुधार देखने को मिले हैं विगत वर्षों में। तो ये ग्रोथ देखने को मिल रही है या डेवलपमेंट देखने को मिल रही है? सर यहाँ डेवलपमेंट होता है उसमें, क्योंकि जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के जो क्राइटेरिया है उसमें बहुत से ऐसे आते हैं जिसमें डेवलपमेंट भी शामिल होता है। खाली जीडीपी के अलावा भी बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है जो शामिल की जाती है उसमें। दीर्घकालिक कौन सी होती है, लॉन्ग टर्म कौन सी है, ग्रोथ या डेवलपमेंट? सर लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट। सर आई एम नॉट श्योर। डेवलपमेंट या ग्रोथ? सर श्योर नहीं हूँ इसमें। चलिए, ओके सर। आपने ट्विन डेफिसिट का नाम सुना है कभी? दोहरा घाटा। चलिए कोई बात नहीं, आपने राजकोषीय घाटे का नाम तो सुना ही होगा। उसके प्रभाव क्या होते हैं देश की अर्थव्यवस्था पर? फिस्कल डेफिसिट के प्रभाव अर्थव्यवस्था पर? सर इम्पैक्ट ऑफ फिस्कल डेफिसिट। यस सर। फिस्कल डेफिसिट का प्रभाव सर पहला तो ये होता है कि ये दिखाता है कि हमारे सरकार के अंदर कितने कमी आ रही है इसमें बजट के अंदर। उसके अलावा फिस्कल डेफिसिट होता है कभी कभी सरकार खुद ये बनाती है, कभी कभी देश के अंदर ऐसी कंडीशन नहीं होती कि डेफिसिट का बजट बनाया जाए, फिर भी सरकार के द्वारा बनाया जाता है ताकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर लिया जाए, जो एक्स्ट्रा पैसे हैं मार्केट में उनको कंट्रोल कर लिया जाए। इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए घाटे का बजट बनाया जाता है? यस सर। अच्छा, ताकि मार्केट से बोरोइंग हो जाए सरकार की। मार्केट से बोरिंग हो जाए सरकार की? यस तो मार्केट से बोरिंग सरकार क्यों करती है? सर जो अपने पास रिजर्व मेंटेन करने के लिए या समाज कल्याण के लिए? जी सर। अपने पास रिजर्व मेंटेन करने के लिए सरकार मार्केट से पैसा बोरो करती है या समाज कल्याण के लिए? सर दोनों ही होते हैं। अच्छा, कभी कभी ये जो इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो उसको कंट्रोल करने के लिए जब मॉनेटरी पॉलिसी के जितने भी वो हैं इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो काम नहीं आ पाते तो सरकार एक्स्ट्रा जो डेफिसिट है वो बढ़ा देती है ताकि इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाए। आपको नहीं लगता कि डेफिसिट बढ़ाने से जो कर्ज का जो मानक है वो बहुत वृद्धि होगी और हम ज़्यादा कर्ज लेकर लिक्विडिटी मार्केट में बढ़ाएंगे, तो इससे इन्फ्लेशन और बढ़ेगी या घटेगी? सर सरकार के द्वारा जब बोरोइंग होती है तब तो इन्फ्लेशन घटती ही है, क्योंकि मार्केट से जो एक्स्ट्रा पैसा होता है वो चला जाता है। चलिए, इन्फ्लेशन का प्रभाव देश के आयात और निर्यात पर क्या पड़ता है? सर इन्फ्लेशन का प्रभाव अगर आयात हम लोग कर रहे हैं तो जो इम्पोर्ट्स हैं वो महंगे हो जाएंगे और जो एक्सपोर्ट्स हैं वो सस्ते हो जाएंगे। एक्सपोर्ट सस्ते हो जाएंगे अगर महंगाई हमारे देश में है? एक्सपोर्ट्स तो महंगे हो जाएंगे क्योंकि एक्सपोर्ट हम लोग हमारे पैसे पे ही कर रहे हैं और इम्पोर्ट्स है वो सस्ते हो जाएंगे। देश में उत्पादन महंगा होगा सस्ता होगा? सर देश में उत्पादन महंगा हो जाएगा। तो उससे आयात महंगे होंगे या सस्ते होंगे? सर आयात सस्ते होंगे। आयात सस्ते होंगे? सर मैं कंफ्यूज हो रही हूँ। चलिए आप सोच लीजिए पहले। सर मैं थोड़ा इसके बारे में वापस पढ़ना चाहूँगी। चलिए सर, अगर हमारे देश में आयात अधिक और निर्यात कम होते हैं तो इसका प्रभाव दीर्घकालीन क्या होगा? सर आयात अधिक होते हैं और निर्यात कम होते हैं तो ट्रेड डेफिसिट हो जाएगा हमारा। ठीक है। तो उसके कारण जो आयात ज़्यादा हो रहे हैं उसके कारण हमारे यहाँ पे जो इंडस्ट्रीज़ है वो फल फूल नहीं पाती है, क्योंकि बाहर से वो सारी चीज़ें आ जाती है उसमें। ठीक। और ट्रेड डेफिसिट होने के कारण हमारे देश विदेशी मुद्रा कोष पर क्या प्रभाव पड़ेगा? सर कम हो जाएगा वो, क्योंकि हम लोगों को अभी ज़्यादा वर्तमान जो स्थिति है भारत की उसमें आयात या निर्यात की अगर तुलना देखी जाए तो हमारे देश में आयात अधिक है या कम है? सर आयात अधिक है निर्यात से। आयात अधिक है निर्यात से? यस सर। लेकिन तब भी ये देखने को मिला कि इस कोरोना काल में भी हमारा जो विदेशी मुद्रा कोष है वो एक रिकॉर्ड ऊंचाई तक छू चुका था। यस सर। लगभग $500 बिलियन। तो इसके पीछे का कारण क्या था? सर पहला कारण तो ये था कि उस टाइम पे जो क्रूड ऑयल था उसकी इंपोर्ट बहुत कम हो गई थी, और दूसरा ये था कि हम लोग यहाँ से बहुत सी चीज़ें ऐसी थी जो दूसरे देशों को सप्लाई कर रहे थे, हमारा एक्सपोर्ट बढ़ रहा था और हमें दूसरे देशों की जो चीज़ें थी वो कम चाहिए हो रही थी, इसीलिए वो जो विदेशी मुद्रा का भंडार था वो बढ़ रहा था। और उसके अलावा FDI वगैरह भी चाइना को छोड़ के वो लोग भारत में आने की कोशिश कर रहे थे। भारत उनको एक अच्छा
अच्छी जगह लग रही थी, इसीलिए वो बढ़ रहे थे। तो FII और FDI की वजह से हमारे देश में जो विदेशी मुद्रा भंडार है उसमें वृद्धि देखने को मिली। यस सर। कोरोना काल में भारत एक सबकी एक महत्वपूर्ण, ये कह सकते हैं, फेवरेट डेस्टिनेशन बनी निवेश की। ऐसा क्यों मानते हैं आप? सर क्योंकि भारत सभी देशों को साथ में लेके चलने की ये योजना पे रहता है। उसके अलावा भारत है वो, चाइना ने जैसे कोरोना फैला के और फिर उस चीज़ को मना कर दिया या उस चीज़ को अपने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली, भारत है वो अब क्या कर रहा है, वो वैक्सीन दे रहा है सबको। तो भारत एक रिस्पॉन्सिबल देश के रूप में उभर रहा है। उसके अलावा आपको लगता है कि भारत समाज कल्याण के चक्कर में और अपनी विश्व में अपनी छवि को अच्छा बनाने के चक्कर में ये सरकार जो है, वर्तमान सरकार, वैक्सीन को बांट रही है, जबकि कोरोना के केसेस बहुत तेजी से हमारे देश में बढ़ते जा रहे हैं? आपको नहीं लगता कि एक जो सरकार ने मानक तय कर दिए हैं कि अब 60 से ऊपर वालों को वैक्सीन लगेगी या 45 से ऊपर वालों को वैक्सीन लगेगी, इसकी गति तेज कर देनी चाहिए और सभी को सामान्य रूप से यहाँ पर वैक्सीन लगनी चाहिए, निर्यात बाद में हो? सर निर्यात के लिए भारत सरकार ने ये फिक्स कर रखा है कि जो सीरम इंस्टीट्यूट है उसकी जो 50% वैक्सीन है वो खाली इंडिया वालों को ही दी जाएगी। क्यों 100% क्यों नहीं? ये कहीं ना कहीं रणनीतिक चूक नहीं है? सर हमारे यहाँ पे थोड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है या फिर हेल्थ वर्कर्स की कमी है जो वैक्सीन लगाते हैं। अगर इतनी वैक्सीन भारत के लिए रिजर्व हो गई तो वो वैक्सीन ख़राब हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे कोल्ड स्टोरेज वगैरह की इतनी सुविधा नहीं है। और जो कोरोना की ये सेकेंड वेव हमारे देश में अब देखने को मिलती है, कहीं ना कहीं आपको लगता नहीं कि ये कहीं ना कहीं राजनीतिक चूक है, प्रशासनिक चूक है? सर राजनीतिक और प्रशासनिक चूक के साथ में लोग भी कुछ लापरवाह हो गए थे, यहाँ पे बिना मास्क के घूम रहे थे। लेकिन बंगाल में तो कोई कोरोना पॉजिटिव केसेस ऐसे आमतौर पर नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन वहाँ तो रैलियाँ चल रही हैं, हज़ारों की संख्या में, लाखों की संख्या में लोग सड़कों पर हैं। सर अभी वो लोग लापरवाही कर रहे हैं, हो सकता है कि बाद में उनको यही हर्जाना भुगतना पड़े जो महाराष्ट्र और पंजाब वगैरह जो स्टेट तो है। आपको नहीं लगता कि इलेक्शन कमीशन से चूक हो रही है कि वहाँ तत्कालीन चुनाव को रोक देना चाहिए? सर चुनाव रोकना इसका समाधान नहीं होगा। तो जान हथेली पे रख के वहाँ पर जो रैलियाँ हो रही हैं और लोगों की जान की कीमत कुछ नहीं है, मतलब? सर लोगों की जान की कीमत है, अगर उनको चुनाव जरूरी है, जान जरूरी है? सर जान ज़्यादा ज़रूरी है। हमने इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ रोक दी थी जान को बचाने के लिए। ठीक। तो चुनाव आयोग इसके लिए गाइडलाइंस जारी करे। जैसे हमारे यहाँ पे भी अभी पंचायती राज और नगर पालिका के जो इलेक्शंस हुए थे उसमें गाइडलाइंस आई थी कि ज़्यादा लोग इकट्ठा नहीं होंगे और जो भी वोट मांगने जाते हैं 5 लोगों से ज़्यादा जाएंगे नहीं। और जो उसके अलावा वोटिंग टाइम पे जो सुविधाएं होती है, जैसे कि सबको 2-2 गज दूरी पे खड़ा करना, सेंटर्स ज़्यादा बना देना ताकि भीड़ एक साथ इकट्ठा ना हो, वो गाइडलाइंस इशू कर सकती है। ठीक है सपना, थैंक यू। सपना। यस सर। स्वच्छता सर्वेक्षण के बारे में सुना है? यस सर। क्या है ये, किन मानकों पर सर्वेक्षण किया जाता है? सर डोर टू डोर कचरा कितना आपके यहाँ से कलेक्शन हो रहा है, उस कचरे का निपटारा कैसे किया जा रहा है, और 2 याद है सर अभी। तो स्वच्छता सर्वेक्षण में सर्वाधिक स्वच्छ 10 शहरों में राजस्थान का कौन सा शहर आता है? सर सर्वाधिक स्वच्छ में नहीं आता, जयपुर की रैंक 28 है अभी। कितना है? 28। इतना नीचे क्यों है जयपुर? थोड़ी साफ सफाई में चूक रही होगी, इसीलिए 28 नंबर पे है। अच्छा, कौन सा शहर सबसे ऊपर है उसमें? सर इंदौर। क्यों इंदौर के लोग इतने साफ सुथरे क्यों रहते हैं? सर इसके बारे में कभी स्टडी नहीं किया, बट हो सकता है वो बहुत ज़्यादा अवेयर हों, वहाँ का प्रशासन और जो सारे लोग हैं वो इस चीज़ के लिए प्रयासरत हों। आपको लगता है जयपुर शहर में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की स्थिति में सुधार हो रहा है कुछ? सर जयपुर का मुझे नॉलेज नहीं है ज़्यादा। बीकानेर में क्या स्थिति है? सर बीकानेर में तो बहुत बुरी स्थिति है इस चीज़ में, थोड़ा बहुत लोगों के द्वारा भी लापरवाही बरती जा रही है और थोड़ा बहुत जो नगर निगम है उसके द्वारा भी किया जा रहा है। कचरा संग्रहण होता तो है पर उस कचरे का मैनेजमेंट नहीं हो पाता, उसको कहीं भी डंपिंग यार्ड में छोड़ दिया जाता है और वो कचरे के ढेर लग जाते हैं। तो स्थानीय नेता इन पहलुओं पर गौर नहीं कर रहे हैं? सर गौर तो किया जा रहा है बट एक सॉलिड प्लान नहीं बन पा रहा। अगर एक सॉलिड प्लान बनेगा, वर्कफोर्स को लगाया जाएगा। क्या इसका संबंध राजनीतिक दल से है? मध्य प्रदेश में भाजपा का शासन है और राजस्थान में कांग्रेस का, क्या इस वजह से राजस्थान के शहर गंदे हैं और मध्य प्रदेश के शहर सुंदर और साफ सुथरे हैं? सर इसमें तो जो नागरिक हैं उनका फीडबैक लिया जाता है और उनके फीडबैक के आधार पर शहरों को रैंकिंग दी जाती है। तो राजनीति का तो यहाँ पे मेरे हिसाब से कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लोगों के द्वारा ही सारा होता है। ठीक है सपना, आपसे बातचीत करके अच्छा लगा, अब आप जा सकते हैं। थैंक यू सर। बैठिए। थैंक यू सर।
सपना, आपका इंटरव्यू 6 अप्रैल को है, 10 दिन बचे हैं। कैसा लग रहा है? तैयारी कहाँ पहुँच गई है? 10 स्केल में कितनी तैयारी हो गई, कितनी बच रही है? सर तैयारी में थोड़ा बहुत इकोनॉमिक्स देखना है, और सर थोड़ा क्वेश्चन सुनने में हड़बड़ाहट रह गई थी। मेरे क्वेश्चन जल्दीबाजी में सुने थे तो उनका आंसर नहीं आ पाया। अच्छा। और सर, और वहाँ वो जो बीकानेर के कचरा संग्रहण में मैंने गड़बड़ कर दी, वहाँ पे मेरे को प्रोग्रेसिव थोड़ा बताना था। ठीक है सपना, आपने लगभग सही पहचान की है अपने परफॉर्मेंस की। तो जो कमज़ोर पक्ष आपने पहचान कर लिए उसका तो उपचार आप कर ही लेंगी। यस सर। और मुख्य उद्देश्य इस मॉक इंटरव्यू का यही है कि जो आपका मजबूत पक्ष है उसको बनाए रखें और जो कमज़ोर पक्ष है उसको दुरुस्त कर लें, उसकी मरम्मत कर लें। तो हम लोगों ने जो डिस्कशन किया आपके व्यक्तित्व के बारे में और परफॉर्मेंस के बारे में, उससे लग रहा है कि आपके परफॉर्मेंस कुल मिला के एवरेज से अच्छा है, बेहतर है। थैंक यू। और इसलिए आप इस बात को लेकर आश्वस्त रह सकती हैं कि आपको कोई गंभीर मरम्मत या उपचार करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, सुधार की गुंजाइश है। सुधार की जो गुंजाइश आपने आइडेंटिफाई किया है वो तो है ही। कुछ चीज़ें जो आप देख नहीं पाई हैं, वीडियो देखेंगे तो शायद होगा। कई बार ऐसा लगता है आपके हाव भाव से, मतलब आपके बॉडी लैंग्वेज से और फेशियल एक्सप्रेशन से, कि आपके अंदर थोड़ा सा प्राइड है और थोड़ा सा एरोगेंस आ रहा है। वैसे वो है नहीं। यस सर। हम लोगों ने विभिन्न प्रश्नों के माध्यम से जब जांच किया तो है नहीं, लेकिन कहीं कहीं ऐसा जाहिर हो रहा है। यस सर। वो जाहिर इसलिए हो रहा है, अब जाहिर हो रहा है चाहे जो भी वजह हो, लेकिन उससे बचने का तरीका है कि आप थोड़ा सा और विनम्रता, ख़ास तौर पे जो ऐसे प्रश्न हैं जिसमें आपको लगता है कि मेरे को ये एकदम से मिल गया, मेरे इलाके का सवाल मिला है। यस सर। और जहाँ आप जल्दीबाजी में, हड़बड़ी में सवाल का जवाब देने की कोशिश कर रही हैं, वहाँ थोड़ा सा और ठहराव लेके आ जाए। यस सर। थोड़ा सा और सोच ले। जो आपने कहा कि सुनने में थोड़ी सी ये हो जा रही है, तो जहाँ पर भी आपको लग रहा है कि मैं हड़बड़ी में जवाब दे रही हूँ, ये जल्दीबाजी दिखा रही हूँ, आत्मविश्वास थोड़ा सा ज़्यादा झलक रहा है, वहाँ थोड़ा सा रुक जाएं, थोड़ी सी विनम्र शैली में उस सवाल का जवाब दें, ताकि इस तरह का कोई भ्रामक की छवि बाहर न दिखे। यस सर। आप हैं विनम्र, लेकिन एक दो ऐसे मौके पे लगा कि वो व्यवहार में कम दिखा। यस। तो एक तो वो चीज़ है जिस पर आप थोड़ा ध्यान दें। यस। और ऑब्जेक्टिविटी लाने की कोशिश करें। कई अवसरों पर जहाँ थोड़ा सा आप एनालिटिकल स्किल डिस्प्ले कर रह सकती थी, वहाँ आपने उतना अच्छा नहीं दिया, मतलब अच्छा था लेकिन और बेहतर आप जवाब दे सकती थी। यस सर। तो उसका तरीका ये है कि अपने आप को थोड़ा समय दें, आंसर को फॉर्मुलेट करें और टू द पॉइंट उसको प्रस्तुत करने का प्रयास करें। यस। इससे आपका परफॉर्मेंस और निखर जाएगा और असरदार हो जाएगा। यस। लेकिन कुल मिला के सही है, आपकी एंट्री थोड़ी सी और अच्छी हो सकती है, और अच्छी मतलब एंट्री आपकी ठीक थी लेकिन थोड़ी और एनर्जाइज्ड हो सकती है। आपने अभिवादन सबको व्यक्तिगत रूप से किया, वो अच्छा किया। बैठने के बाद धन्यवाद और स्पष्ट शब्दों में आपको वहाँ बोर्ड पे कहना चाहिए। ये सब ठीक है, लेकिन 3 बिंदु है। प्रवेश करते समय ऊर्जा दिखनी चाहिए, गति में, अभिवादन में शिष्टता दिखनी चाहिए, और बैठने के बाद भी धन्यवाद करना एक शिष्टता है, वो भी होनी चाहिए। yes, तो वो लगभग ठीक है, लेकिन एनर्जी लेवल उसमें और थोड़ा आप बढ़ा सकते हैं। तो फ्लो अच्छा है, थोड़ा सा उसमें गौर करें। कॉन्फिडेंस आपका लेवल ठीक है, कहीं कहीं ओवर कॉन्फिडेंस दिख रहा है, तो थोड़ा सा मॉडरेशन, विनम्रता की ज़रूरत है। yes, और एनालिसिस में थोड़ा सा और। तो चूँकि 10 दिन आपके पास वक्त है, तो आप इन सब कामों को आराम से 2-3 दिन में कर सकती हैं। yes, इन्हीं बिंदुओं पर फोकस करें। yes, ओके। और राजस्थान के बारे में थोड़ी सी और जानकारी, yes, जितनी अच्छी हो जाए उतना कर लें। yes, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।